नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। संसद में पेश 3 विधेयकों पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि विधेयक जेपीसी के पास भेजा गया है, लेकिन इन 3 बिलों से पक्ष और विपक्ष में तलवारें खिंच गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कई सवाल उठाए हैं, तो उधर विपक्ष ने भी पलटवार में तीखे जवाब दिए हैं। सदन के अंदर बिल की कॉपियां भी फाड़ी गई, जिसे भुलाया नहीं जा सकता और इससे तकरार और तेज हो गई है। ऐसे में विधेयकों पर शाह का संदेश और नैतिकता और नियत पर संदेह बना हुआ है। विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? ये कानून ऐसा है, न खाता न बही, जो भाजपा कहे वो सही। किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए और सब ने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ। Of the new bill that the BJP is proposing, we are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? एक थानेदार को या कांस्टेबल को आप देने जा रहे हैं जो चुनी हुई सरकार को गिरा दे। पूरी तरह से इंडिया गठबंधन इसका विरोध करेगा, हर रूप से इसको पारित नहीं होने देंगे। नहीं, देखिए अमित शाह जी, मैं समझता हूँ कि मूलतः अभी भी राजनेता नहीं बन पाए। नहीं, वो गलत दिशा में इस बहस को ले जा रहे हैं। पहले की सोच दिखावा और अब असलियत, यह हिंदुस्तान देख रहा है। ये सब भ्रष्टाचारी परिवारवादी, ये लोग भागना शुरू कर दिया और इनको समझ में आ रहा है कि यदि ये बिल आ गया तो फिर इनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। संसद में पेश हुए 3 विधेयकों पर तकरार जारी है। बिल से ज्यादा सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने सदन में हंगामा करते हुए बिल की कॉपियां तक फाड़ी थी। भले ही बिल जेपीसी के पास हो, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की नैतिकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मनमोहन सिंह के अध्यादेश को राहुल द्वारा फाड़े जाने का जिक्र किया। अमित शाह ने पूछा कि क्या जेल से सरकार चलाना उचित है। शाह ने कहा, राहुल गांधी की नैतिकता चुनाव जीतने या हारने से नहीं बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले लालू प्रसाद यादव को बचाने वाले अध्यादेश को फाड़ दिया था, लेकिन अब वे आपराधिक नेताओं के विधेयक का विरोध कर रहे हैं। ये 3 बार चुनाव हारने की हताशा है। किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए और सब ने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं और मैं आज जो कांग्रेस पार्टी इसका मुखर कर विरोध कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी के एक स्टैंड को ही मैं कह रहा हूं। जब यूपीए की सरकार थी, लालू प्रसाद जी को सजा हो गई, मनमोहन सरकार के ऑर्डिनेंस लेकर आई। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे। उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? ये शोभा देता है क्या? अमित शाह के सवालों पर विपक्ष ने भी जमकर पलटवार किया है। ऐसे क्या बातचीत हो रही है? So he said, well, ordinance के बारे में बातचीत हो रही है। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense, and that it should be torn up and thrown out, and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. And I personally feel that what our government has done as far as this ordinance is concerned is wrong. Thank you. Of the new bill that the BJP is proposing, we are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. Also, let's not forget why we are electing a new vice president. Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, where is the old vice president gone? ये आज जो ला रहे हैं, ये कानून ऐसा है कि न खाता न बही, जो भाजपा कहे वो सही। ईडी और
सीबीआई इनके पालतू एजेंसीज हैं, उसके जरिए ये अपने विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कराएंगे। 30 दिन तक जमानत नहीं होने देंगे। पीएमएलए लगा दिया, कुछ लगा दिया, जमानत नहीं हुई, 31वें दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। अरे साहब, आप 11 साल में अपना एक मंत्री तो बता दीजिए जिसके खिलाफ ईडी या सीबीआई ने कोई एक्शन लिया हो। आप तो वॉशिंग मशीन वाले लोग हैं, जो वॉशिंग मशीन से बाहर है, ये तो उनके लिए है कानून जो आप ला रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ये जो नया विधेयक आया है, ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक है और सरकार की नीयत इसमें स्पष्ट है। जो गैर भाजपा सरकारें हैं, उन सरकारों को सरकार ठोकना चाहती है। सबको पता है कि ईडी सीबीआई किसके कहने से चल रही है। भी ईडी सीबीआई किसी को गिरफ्तार करें, पूरी तरह से इंडिया गठबंधन इसका विरोध करेगा। हर रूप से इसको पारित नहीं होने देंगे हम संसद में। जो बिल है वो सर्कुलेट करना था, वो किए नहीं, आनन फाने मिलना है। मतलब अमित शाह जी कितने दबाव में हैं, इस बात का परिचायक। दूसरी बात ये है कि ये ऐसा हथियार आप एक थानेदार को या कांस्टेबल को आप देने जा रहे हैं जो चुनी हुई सरकार को गिरा दे। हमने संविधान में ये कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी गाइडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल है संविधान में। ये प्रपोज बिल ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। कैसा, ये तो क्लैश हो रहा है ना उस आर्टिकल से। दूसरी बात यह है कि अब रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? नहीं, देखिए अमित शाह जी, मैं समझता हूं कि मूलतः अभी भी राजनेता नहीं बन पाए। उनके अंदर सबको ले चलने की क्षमता नहीं है। क्या अमित शाह जी ने ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी सुनी है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ईडी से आप तो पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हो, किसके इशारे पे काम कर? वो न सिर्फ अपने बाहर के विपक्ष, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, डीएमके, टीएमसी, सपा, बल्कि अपने अंदर भी जो उनसे कंपटीशन में चल रहे हैं लखनऊ वाले, उन तरह के तमाम लोगों को भी निपटाने की मंशा है इस कानून के तहत। ये विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये विधेयक जो है ये माननीय उच्चतम न्यायालय या हमारी न्यायपालिका के अधिकारों और क्षेत्र में अतिक्रमण है। दरअसल बिल पर बवाल इसलिए भी जारी है क्योंकि विधेयक के जरिए संविधान में संशोधन करके 30 दिन तक जेल में रहने पर वर्तमान प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य के मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान शामिल है। विपक्ष का मानना है कि इस बिल से केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने की इजाजत मिल जाएगी। केंद्र सरकार का मानना है कि ये तीनों बिल लोकतंत्र और सुशासन की साख मजबूत करेंगे। अब तक संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता था। मौजूदा कानूनों में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को हटाने को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने खुद इस बिल में पीएम के पद को शामिल किया है। पहले इंदिरा गांधी ने 39वां संशोधन लाकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर को अदालती जांच से बचाया था, जिसको लेकर कानूनी और सियासी विवाद होते रहे हैं। इस बिल से नैतिकता की जीत होगी। उधर कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद भी काम किया, जिनमें दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में ईडी की गिरफ्तारी के बाद भी पद पर थे। जमानत के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी भी 241 दिन जेल में रहते हुए मंत्री रहे थे। बालाजी को मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में नौकरी के बदले नकद घोटाले के आरोपों में ईडी ने जून 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद भी वो 13 फरवरी 2024 तक पद पर बने रहे थे। आइए एक नजर डालते हैं कितने मुख्यमंत्रियों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं और 2014 के बाद कितने मंत्री जेल गए। देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 यानी 40% मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 10 यानी 33% पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और रिश्वतखोरी जैसे गंभीर मामले हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा 89 मामले दर्ज हैं। एमके स्टालिन, तमिलनाडु डीएमके 47 मामले, चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश टीडीपी 19 मामले, सिद्धरमैया कर्नाटक कांग्रेस 13, हेमंत सोरेन झारखंड झामुमो 5, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र भाजपा 5, सुखविंदर सिंह हिमाचल कांग्रेस 5, पिनराई विजयन केरल सीएमआईएम 2 और भगवंत मान पंजाब आम आदमी पार्टी 1 मामला दर्ज है। जयललिता, एआईएडीएमके की मुखिया जयललिता भ्रष्टाचार के मामले में 21 दिन जेल में रहीं। सुब्रतो मुखर्जी
टीएमसी पार्टी के नेता सुब्रतो मुखर्जी रिश्वत लेने के मामले में 11 दिन जेल में बंद रहे। फिरहाद हाकिम टीएमसी पार्टी के नेता फिरहाद भ्रष्टाचार के मामले में 11 दिन सलाखों के पीछे रहे। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम रहते हुए मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के मामले में 1 साल 5 महीने जेल में रहे। पार्थ चैटर्जी टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल 27 दिन जेल में बंद रहे। सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2 साल 4 महीने कैद में रहे। वी सेंथिल बालाजी डीएमके नेता वी सेंथिल भ्रष्टाचार के मामले में 1 साल 3 महीने जेल में रहे। जितेंद्र एस तोमर आम आदमी पार्टी के नेता जितेंद्र एस तोमर धोखाधड़ी के मामले में 45 दिन जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल आप नेता केजरीवाल सीएम पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के मामले में 6 महीने जेल में बंद रहे। ज्योति प्रिय मलिक टीएमसी नेता ज्योति प्रिय मलिक भ्रष्टाचार के मामले में 80 दिन जेल में रहे। मदन मित्रा टीएमसी नेता मदन मित्रा धोखाधड़ी के मामले में 1 साल 9 महीने जेल में बंद रहे। नवाब मलिक एनसीपी नेता नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 1 साल 5 महीने कैद में रहे। नहीं, वो गलत दिशा में इस बहस को ले जा रहे हैं। वो क्या है, मैं भी सुन रहा था अपोजिशन के कुछ सांसदों की बहस को। वो कहते हैं हमने कोई पॉलिटिकल धरना दिया, हमें पकड़ लिया और कुछ एजेंसियों ने कह दिया इन्होंने तो ऐसा बोला। उसमें सजा है ही नहीं 5 साल और 5 साल से अधिक। वो बहस को ही गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जांच एजेंसियां कहती है कि ये दोषी हैं, उसके बाद उनको जेल में डाला जाता है और कोर्ट में जमानत में जाते हैं। वो कोर्ट भी कहता है ठीक है ये दोषी हैं, मैं जमानत नहीं देता। अब ऐसे आदमी को मंत्री रहना चाहिए क्या? मनमोहन सिंह जी एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे और राहुल गांधी का उस समय का रवैया क्या था आप याद करिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके उन्होंने उस ऑर्डिनेंस के कागज को फाड़ करके इस प्रकार से हवा में उछाला था कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं और कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति जेल से सरकार नहीं चलाना चाहिए। उस समय के रवैये और आपके रवैये में आज भी कागज फाड़ के फेंका है। और कागज फाड़ के क्या फेंका है कि जेल से सरकार चलनी चाहिए। ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो 2 तरीके का सोच है, पहले की सोच दिखावा और अब असलियत, यह हिंदुस्तान देख रहा है। आज ये जो विपक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं इस बिल के ऊपर, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश लोगों का आपराधिक इतिहास है और इनको ये समझ में आ रहा है कि यदि ये बिल आ गया तो फिर इनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये सब भ्रष्टाचारी परिवारवादी ये लोग भागना शुरू कर दिया। ये लोग को मालूम चल गया इसका ज्यादा इफेक्ट, बुरा इफेक्ट ये इंडी गठबंधन का पार्टी को होगा। और टीएमसी तो साबित हो गया, यहाँ जो मिनिस्टर अंदर में था 30 डेज के बाहर भी ये लोग को मिनिस्टरशिप था। ज्योति प्रिय मलिक का पास भी था, पार्थ चैटर्जी का पास भी था। क्या चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सारे उनके सेक्रेटरीज जेल पर जाएं बार बार उनसे हस्ताक्षर कराने के लिए? यह एक स्थिति उत्पन्न हुई थी। हमारे संविधान में नैतिकता के आधार पर इस बात की अपेक्षा की गई कि लोग अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ आती है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद में फिर से जनादेश प्राप्त करें या वहां से निकलने के बाद जो न्यायालय का निर्णय होता है उस आधार पर काम करें, परंतु नहीं हो पाया। इसलिए इस व्यवस्था को लाने की आवश्यकता पड़ी और मैं सोचता हूं कि ये बिल्कुल ठीक है। भारत की जनता देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और जो क्या ये नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जेल में हो? मैं तो प्रधानमंत्री हूं, मैं तो भाई प्रधानमंत्री हूं, मैं तो मुख्यमंत्री हूं, नहीं चलने वाला। ये देश के लोकतंत्र का सबसे अच्छा कदम है। अमित शाह ने कई उदाहरण देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। उधर विपक्ष ने सीधे सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। अब आरोप प्रत्यारोप के बीच बिल जेपीसी के पास है और क्या होगा निर्णय, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? ये कानून ऐसा है न खाता न बही, जो भाजपा कहे वो सही। चले तो जिस तरीके से 3 विधेयक और वो बवाल लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उस बवाल के बाद देखिए पूरे जो बिल हैं, जो विधेयक हैं, ये 3 ये जेपीसी के पास हैं। जेपीसी का क्या रुख होगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि पक्ष और विपक्ष दोनों के पास अपने मजबूत पॉइंट हैं। तो ये पूरा जो बिल आया वो क्यों आया,
मौजूदा जो कानूनी दावपेच हैं या मौजूदा जो कानून है उससे क्यों परहेज किया जा रहा है, आखिर मुख्य रूप से परेशानी क्या है और इसका समाधान कैसे निकलेगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एचएन उपाध्याय। एचएन उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संविधान मामलों के जानकार हैं एडवोकेट हेमंत शुक्ला। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक लोकेश भारती हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हेमंत जी जुड़े हमारे साथ। हेमंत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? म्यूट किया शायद आपने। सुन पा रहा हूँ राखी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। हेमंत जी, चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि 3 विधेयक ऐसे हैं जिस पर बहुत हंगामा हुआ और उन विधेयकों में जो पॉइंट्स हैं वो हम और आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि जेपीसी के पास गया, वहां से क्या ओके होके आता है ये आने वाले समय की बात है। लेकिन मौजूदा कानून से क्या परहेज है? मकसद ये नहीं है कि पहले क्या हुआ फिर अब क्या हो रहा है, लेकिन बिल को प्रॉपर समझें तो कहीं कोई ऐसी बड़ी आपत्ति नहीं थी। विपक्ष को जो आपत्ति हुई है वो इस चीज की हुई है कि आप किसी को भी आप गिरफ्तार करेंगे, उन पर सजा हो जाएगी, तमाम चीजें हो जाएंगी, 30 दिन निकलेंगे, 31वें दिन वो खुद बाहर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजों के चलते में पूरे बिल पर सवाल है। लेकिन फिलहाल जब तक ये जेपीसी के पास है, वहां से आएगा इसका अगला प्रारूप क्या हो सकता है, क्योंकि सजा के प्रावधान को देखें, इस तरह के मामलों को देखें तो एक बड़ा सवाल इस पर खड़ा हुआ है। देखिए राखी जी, सबसे पहले तो ये जो विधेयक है ये संविधान का 130वां संशोधन विधेयक है और इस विधेयक की जो पृष्ठभूमि है, जैसा कि अभी हम पीछे बैकग्राउंड के अंदर जो स्टोरी चल रही थी उसमें देख भी रहे थे, तो मूल रूप से इस विधेयक की जो पृष्ठभूमि है उसके अंदर अभी हाल ही के अंदर जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, शराब घोटाले के अंदर काफी दिनों तक जेल में रहे और जेल से उन्होंने सरकार चलाई। वेस्ट बंगाल के अंदर पार्थ चैटर्जी, झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन, जिन्होंने झारखंड के अंदर भूमि घोटाले के अंदर काफी दिनों तक जेल से सरकार चलाई। तो ये तो इसकी पृष्ठभूमि रही और सरकार की मूल रूप से मंशा, जहां तक जितना मैं समझ पा रहा हूँ उतना मुझे लगता है कि सरकार की मूल रूप से मंशा यही रही कि विरोधियों के लिए एक इस तरीके का विधेयक ला दिया जाए जिससे इस तरीके से विधेयक जो भी इनके विरोधी हैं वो किसी पोस्ट पर सस्टेन ही ना कर सके और बिना किसी पोस्ट पे सस्टेन किए हुए और चीफ मिनिस्टर पोस्ट पे वो इस्तीफा दे दे, मंत्री परिषद पोस्ट पे वो इस्तीफा दे दे और उस बेसिस के ऊपर जो कमान है वो कहीं ना कहीं उनके हाथ पे फिसल जाए। तो सरकार की एक मंशा है। हमारे देश में वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन और कानूनी प्रोविजंस का दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता रहा है। अब प्रैक्टिकल तौर पर यदि मैं इस पे बात करूं तो अपोजिशन का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि किसी भी मंत्री के ऊपर, सीएम के ऊपर, जो भी सरकार के विरोध में होंगे उनके ऊपर एलिगेशंस लगा पाना बड़ा इजी सा होता है और उस एलिगेशन को लेकर कोर्ट में यदि जाते हैं तो कोर्ट में बड़े इजी तौर पर सीधे सीधे किसी भी मामले के अंदर बेल नहीं मिलती है। वो बहुत इजी प्रोविजंस में भी बेल नहीं मिलती है क्योंकि सेशंस कोर्ट अमूमन बेल देते हुए घबराता है, उसके लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है और जब तक व्यक्ति हाई कोर्ट तक जा पाता है तब तक वो 30 दिन का जो ड्यूरेशन इस विधेयक प्रोविजन के अंदर इस बिल में है वो 30 दिन का प्रोविजन उसमें निकल जाता है। तो ऐसे मामले के अंदर मूल रूप से मंत्री हो, चाहे मंत्री परिषद के सदस्य हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उन सभी को इस्तीफा देना पड़ेगा और ऐसी कंडीशन के अंदर फिर एक और प्रैक्टिकल समस्या हमारे सामने आ जाती है कि उस सिचुएशन के अंदर नए मुख्यमंत्री का चयन कैसे किया जाएगा, वो भी अपने आप में एक बड़ी जटिल प्रक्रिया हो जाएगी और जब तक उसके ऊपर केस चल रहा होगा तब तक स्टेट को कौन संभालेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के बिना तो स्टेट होगा नहीं। तो अल्टीमेटली फिर वो या तो राज्यपाल के हाथ में आ जाएगा या फिर वो प्रेसिडेंट के पास में चला जाएगा। तो ये तो अपने आप में बड़ी विडंबना सी और बड़ी विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस विधेयक के अंदर, इस बिल के अंदर बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी खामियां हैं। सरकार का जो मूल रूप से इसमें पर्पस है वो तीन प्रिंसिपल्स हैं, जिसके अंदर पहला है कि संवैधानिक नैतिकता के तौर के ऊपर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी मामले के अंदर लिप्त हो जिसमें 5 साल या 5 साल से अधिक की सजा हो
और 30 दिन तक यदि वो व्यक्ति जेल में रहता हो तो ऐसा कोई भी आदमी जो है वो मॉरली उसको अपने पोस्ट से रिजाइन कर देना चाहिए। दूसरा, सुशासन का सिद्धांत, तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जेल से या जुडिशियल कस्टडी से किसी भी स्टेट की गवर्नेंस को और एडमिनिस्ट्रेशन को चला पाना अपने आप में बहुत इनप्रैक्टिकल हो जाता है और बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तीसरा, ऐसे व्यक्ति के ऊपर अमूमन जनता का विश्वास नहीं बन पाता जो व्यक्ति इस तरीके के अपराधों में लिप्त होता है। पर आज की हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो ऑलमोस्ट हमारे 90% जो लीडर्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं वो सारे के सारे कहीं ना किसी केसेस के अंदर इंडल्ज हैं ऑलरेडी और उनके ऊपर पद में चल रहे हैं। तो इस तरीके का जो विधेयक है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि द्वेषपूर्ण राजनीति को बड़ा प्रोत्साहन देगा और बड़ा इजी सा हो जाता है कि सीबीआई और जो ईडी होते हैं वो सरकार के, हम सभी जानते हैं कि वो सरकार के इशारों पे ही काम करते हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अदर पार्टी हो, जो भी पार्टी रूलिंग करेगी वो इन एजेंसीज का मिसयूज बहुत ज्यादा करती है और ऐसे के अंदर अपने आप को अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट है कि सपोज 30 दिन तक, इन्होंने बोला कि 30 दिन तक वो व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में रहता हो या हिरासत में रहता हो, अगर उसके ऊपर कोई एलिगेशन प्रूव ना होता हो, जैसा कि हम बहुत से मामलों में देखते हैं कि आदमी सालों भर जेल में रहता है और उसके बाद में जो एजेंसीज हैं, पुलिस एजेंसीज हैं, सीबीआई, ईडीज हैं, उसके बाद में वो कोर्ट में आके बड़ा एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे देती है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर पाया गया कि इस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी पर्याप्त सबूत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर जवाबदेही किसकी बनती है? आपने एक सीएम को, एक मिनिस्टर को जेल में डाल दिया, 30 डेज की कस्टडी में डाल दिया और वो कस्टडी आपने बढ़ा भी दी, पर उसके बाद में आपकी एजेंसीज कहीं ना कहीं जाके बोलते हैं कि हमने जांच में पाया कि इस व्यक्ति के खिलाफ में कोई भी पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए, तो ऐसे सिचुएशन में उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। तो ये अपने आप में दोबारा एक जटिल प्रक्रिया हो जाएगी कि एट प्रेजेंट जो सीएम होगा या एट प्रेजेंट जो मिनिस्टर होगा जो काम कर रहा होगा वहां पर, उसको फिर हटा के दोबारा वो व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा। सो ये बड़ा आनन फानन में सरकार का एक फैसला आया है इस तरीके का, और अभी तो फिलहाल इसका पुरजोर विरोध किया गया है, जिसके बाद में इसको जेपीसी के अंदर भेज दिया गया है, जिसके अंदर 21 सदस्यों की लोकसभा कमेटी है और 10 सदस्यों की राज्यसभा कमेटी है। तो मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि सरकार इस विधेयक को, इस बिल को जेपीसी में भेजने के बाद में बैकफुट पर चली गई है। और जेपीसी का मतलब प्रैक्टिकल तौर पर हम यही मानते हैं कि इस विधेयक को एक बार फिर पुनः एक बार ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सरकार इस विधेयक के अंदर मेरे दृष्टिकोण से या मेरे नजरिए से अभी इसमें बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी खामियां हैं। विधिवेताओं को, जुडिशरी को इसके अंदर कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए, उनसे बहुत सी पॉइंट के ऊपर क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए और जनता के ऊपर भी इस पे एक आम राय आनी चाहिए और उन कमियों को, खामियों को पूरा करने के बाद ही इसको एप्रोप्रिएट मैनर के अंदर दोबारा सदन के दोनों पटलों पर इसको रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, मेरा और एक पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ बिल्कुल ठीक है। खेमचंद जी, आवाज पहुंच रही मेरी? जी नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। खेमचंद जी, क्योंकि देखिए जेपीसी का क्या रुख होगा ये मैंने पहले ही कह दिया, ये तो बात की बात होगी, लेकिन हेमंत जी ने भी, क्योंकि संविधान मामलों के जानकार है, बहुत सारे पॉइंट्स को रखा है। विपक्ष ने जितना विरोध कर दिया है, आरोप प्रत्यारोप एक अपनी जगह है, लेकिन जिन चीजों को लाया गया उससे कहीं ना कहीं बात नैतिकता की भी हो रही है और जितना मैं समझ पाई हूं विपक्ष को नियत पर सवाल लगता है। ये उन्हीं की बात है, क्योंकि नहीं, नियत तो मेरे को ऐसा लगता है कि विपक्ष की कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही है। अदरवाइज ये स्वच्छता के लिए है, ट्रांसपेरेंसी के लिए है, अकाउंटेबिलिटी के लिए है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए है। युवा वर्ग, पिछले समय में हमने देखा बहुत सारे लोग जो एमएलए और एमपी बने रहते हैं, महीनों नहीं सालों जेल में रहते हैं, जेल से ही वो चुनाव जीत जाते हैं, जेल से ही अपने पूरे कार्यकाल को निकाल देते हैं। और वो बढ़ के ऐसा हो गया कि मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी में लोगों का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगा। लोग कहने लगे कि भाई अगर एक आम व्यक्ति 4th क्लास की भी जॉब करता है, 4th ग्रेड की भी जॉब करता है और अगर उसको जेल हो जाती है तो उसको सरकारी जॉब छोड़नी पड़ती है। जब उसको सरकारी जॉब छोड़नी पड़ती है तो नेताओं को क्यों नहीं? 2 कानून क्यों? नेताओं के लिए अलग कानून, आम जनता के लिए अलग कानून। ये भेदभाव क्यों? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उस भेदभाव को खत्म करने के लिए अपना नाम भी उसमें डलवाया है कि अगर प्रधानमंत्री भी
वो भी गलत काम करते हैं, उनको जेल होती है, तो वो भी उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा 30-31 दिन के बाद। और अभी जैसा हमारे कानून मंत्री ने बताया आपके रिपोर्टिंग में कि विपक्ष कंफ्यूज कर रहा है। जो छोटे मोटे जितने भी आप कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल केस है या फिर धरना प्रदर्शन का केस है, उसमें 5 साल की सजा ही नहीं है, तो आपको किस तरीके से इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। 2 कंडीशन है, 5 साल से सजा ज्यादा की हो सकती है, कोर्ट ने मान लिया, कोर्ट ने कह दिया, और 30 दिन से ज्यादा आपको जेल में हो गए तो फिर आपको जो आपका पद है उससे खाली मान लिया जाएगा या आपको हटा मान लिया जाएगा। और कोर्ट भी ये डिसाइड करेगी कि भाई आपको जमानत दी जाए या नहीं जाए, और कोर्ट के पास भी एक टाइमलाइन होगी। अगर 30 दिन में कोर्ट जमानत नहीं दे रही है तो इसका तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी कन्विंस है कि भाई हम जमानत नहीं दे रहे हैं, तो ये जो केस है वो जमानत नहीं देने वाला है और इसमें क्रेडिबल एविडेंस है। अगर क्रेडिबल एविडेंस नहीं होंगे तो कोर्ट उनको तुरंत जमानत देगा, क्योंकि कोर्ट को पता है कि ट्रायल में अगर वो सजा ट्रायल में मिलती है तो बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इमीडिएटली कोर्ट उनको जमानत देगा। तो यह कोर्ट है हमारे पास, इंडिपेंडेंट सिस्टम है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो ये कह देना कि नहीं कि भाई इसमें जो गवर्नमेंट है उसका अपर हैंड होगा, ये बिल्कुल गलत है। एजेंसियां आरोप लगा सकती हैं, आरोप लगाने के बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, और जब कोर्ट डिसाइड करेगी तो एजेंसियां उसमें जब ट्रायल होगा उसमें सबूत दे सकती हैं, लेकिन वो ब्लॉक नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे तो टाइमलाइन हो गई कि 30 दिन में कोर्ट को डिसाइड करना है कि वो 5 साल से ज्यादा की सजा है या नहीं। अगर 5 साल से ज्यादा की सजा है तो फिर वो ये देखना है कि भाई उनको जमानत दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। अगर कोर्ट ये कन्विंस हो जाती है कि हाँ 5 साल से ज्यादा की सजा भी है और इनके खिलाफ क्रेडिबल एविडेंस है, तभी उनको जमानत नहीं दी जा सकती, तो मतलब रेयर टू रेयर केस है। और ये बिल्कुल सहनीय नहीं है कि एक मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए, एक एमएलए अपने क्षेत्र को जेल से रिप्रेजेंट करे, एक एमपी जेल से अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करे, जेल से वो चुनाव जीत जाए। इससे डेमोक्रेसी का माहौल होता है, मजाक उठता है, और जो क्षेत्र की जनता है वो कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस करती है। ठीक है, वापस आऊंगी। चलिए देखिए, ठीक है, सबकी बातें आ जाएं, उसके बाद एक पॉइंट है मेरा, मैं रखूंगी। एचएन उपाध्याय जी सुन पा रहे हैं? एचएन उपाध्याय जी? जी राखी जी। देखिए, मौजूदा कानून से क्या परहेज है ये तो सत्ता पक्ष बताएगा, बात कर रहे हैं उस पर, लेकिन फिलहाल इस बिल को लेकर जितना बवाल हो चुका है ये रुक नहीं रहा। अमित शाह ने बहुत कुछ कहा, उस समय पे भी कहा, बाद में भी कहा, लगातार वो इस पर कहते जा रहे हैं कि नैतिकता पर सवाल। आप लोगों को अब नैतिकता क्यों दिख रही है? पहले राहुल गांधी को नहीं दिख रहा था जब बिल फाड़े जा रहे थे, जब लालू प्रसाद यादव का मैटर हुआ तब सारी चीजें, तब भी हुआ, आज फिर हुआ। तो नैतिकता कहीं ना कहीं कांग्रेस देखे, और अभी नियत की बात भी भारतीय जनता पार्टी आप पर ही कह रही है। मतलब कुल मिलाकर नैतिकता और नियत पर सवाल किसके हैं? यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा ठिकरा विपक्ष पर है। रांची जी, जिस देश में वहां की जनता अपने प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं देख सकती है, डिग्री न दिखाना पड़े इसके लिए 10-10 साल तक मुकदमा चलते हैं कोर्ट में, और यूनिवर्सिटियां जो है 10-10 लाख रुपए के महंगे वकील करते हैं, उस देश में आप नैतिकता की बात करते हैं? क्या नैतिकता नहीं है प्रधानमंत्री जी कि 140 करोड़ लोगों के पास मैं अपनी डिग्री दिखा दूं? एक अभी भाई साहब बात कर रहे थे, खेमचंद जी, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भी अगर जो है गलती करता है तो उसकी नौकरी चली जाती है, और क्या उसकी डिग्री अगर फर्जी होती तो उसकी नौकरी चली जाती है। ठीक है, ये योग्यता नहीं है हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के लिए मिनिमम, लेकिन हलफनामा में तो उन्होंने भरा था। जो आपने हलफनामा में भरा वो तो आपको प्रमाण देना चाहिए, जनता अगर उस पर विश्वास करती है। उस देश की नैतिकता में आप बात करते हैं जहाँ पर कानून आयोग अपने वीडियो नहीं दिखाता है, अपना डिजिटल मतदाता नहीं देना, सूची नहीं देना चाहता है, उसके लिए कानून बना दिया जाता है। उस देश में आप नैतिकता की बात करती है। राखी जी, वो जो एनडीए की सरकार है, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हमेशा विपक्ष को दबाने डराने का काम करती है। देखिए, अभी तक जितने लोगों पर जेल जाने की व्यवस्था हुई, अधिकांश लोगों ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, एकाध केस को छोड़कर। और ये कौन सी गारंटी है कि अब जो है अपराधी चुनकर नहीं आएंगे? सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी
अपराधियों को टिकट देती है। देश में आप नैतिकता की बात करते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री 1000 अश्लील वीडियो और कई महिलाओं के साथ सेक्स के आरोपी का सिद्ध हो चुके हैं, प्रवर्तन रेवन्ना के लिए चुनाव प्रचार करके वोट मांगता है। आप उस समय नैतिकता की बात करती हैं। अरे वो नैतिकता अमित शाह ये बताएंगे, नैतिकता विपक्ष के लोग जानते हैं। दो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जो शिबू सोरेन पर गलत केस कर दिया गया ईडी सीबीआई द्वारा, उनको जेल भेज दिया गया, वो इस्तीफा देकर चले गए। अब जिसको मुख्यमंत्री बनाया उसको अपनी पार्टी में मिला लिए, तब भी झारखंड में सरकार नहीं बनी। यानी ये केंद्र प्रकार है, ये पूरा हथकंडा अपनाना चाहते हैं, क्योंकि अब इनकी जो मशीनरी है चोरी की, वह पूरी जनता तक पहुंच गई है। चाहे ईवीएम से हेरफेर का हो, चाहे प्रशासन से हो, चाहे वोट चोरी का मामला हो, अब इनके पास नया हथकंडा आना चाहिए। उसी नया हथकंडा के लिए अगर चुनाव विपक्षी लोग जीत कराते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको किस तरह से गिराया जा सके, और राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या अपने सरकार, अपनी पार्टी की सरकार बनाकर वहां पर सत्ता अपने हाथ में ले, और कुछ नहीं है। देखिए, नैतिकता की बात ये लोग नहीं कर सकते हैं। आप बताइए नैतिकता कहाँ है? आप विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी को मैं एक उदाहरण दूंगा जो विषय से हट गया है। आप देखिए SIR का मामला चल रहा, 65 लाख से अधिक लोग का नाम कट गया। क्या एक भी बीजेपी के नेता ने इस पर सवाल उठाया? क्या उनको लोकतंत्र की चिंता है? अगर 2-4 या एक भी वोट, सही वोट अगर कट गया है तो वो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। क्या वहां पर एचएन उपाध्याय जी, पार्टी के बड़े नेता या छोटे एचएन उपाध्याय जी, एक आसान भाषा में जो सवाल है भारतीय जनता पार्टी का या सत्ता पक्ष का, वो ये है कि क्या विपक्ष चाहता है या आप लोग चाहते हैं कि जो अपराधी हैं या जिन पर मामला दर्ज होता है वो जेल से बैठकर इस तरह की प्रवृत्ति के लोग सरकार चलाएं? क्या ऐसा कुछ चाहते हैं आप लोग? और यदि ऐसा नहीं, देखिए क्राइटेरिया पर सवाल है। हेमंत जी ने भी कहा 30 दिन की जो बात, जो गाइडलाइन है वो है, उस पर सवाल है, उस पर हम करेंगे बात। लेकिन मुख्य रूप से जो सत्ता पक्ष का सवाल है वो बताइए। वो तो यही कह रहे हैं ना आपको कि आप लोग इसका विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं जो अपराधी हैं वो जेल से सरकार चलाएं। हम लोग नहीं चाहते हैं। देखिए, हमारे नेता आदि राहुल गांधी ने 2 साल का वो मामला बनाया कि अगर 2 साल जेल में रहते हैं तो आप जो है सदस्यता आपकी चली जाएगी। भला उसका उपयोग उन्हीं पर गलत तरीके से मानहानि केस में किया गया, लेकिन भला वो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने उनको जमानत दी। दूसरी बात, MP MLA कोर्ट है, सब कुछ तो है, ऐसी बात नहीं। जो अपराधी है वो हट रहा है अपने पद से। बस एक आप उदाहरण आपने देखा। दूसरी बात, जो कार्य करने वाले सरकार है, सरकार की संवैधानिक संस्था, जैसा कि हेमंत जी ने कहा कि सब इनके हाथ में है। कुछ सरकार कम उपयोग करती है, कुछ नहीं भी करती है, कुछ पूरी तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। तो पूरी तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने में आज की सरकार है। आप देखिए किस तरह से जो है ये सरकार, आप ईडी का उदाहरण लीजिए। ईडी ने 15 से 25 तक जितने भी केस हुए सब विपक्षी नेताओं पर हुए। इनके एक भी नेता नहीं, उसमें उनसे पूछताछ होनी चाहिए थी। और 1% भी उस पर जो है कन्विक्शन रेट नहीं है, उस पर जो है आरोप सिद्ध नहीं हुए। तो इस समय प्रश्न उठता है कि अगर उसमें आगे या 30% भी भारतीय जनता पार्टी के लोग होते तो ये माना जाता है कि संवैधानिक संस्थाएं सही काम कर रही है। ये तो किसी को ईडी का तो नियम भी इन्होंने बना दिया कि 30 दिन तक जमानत ही नहीं ले सकते हैं आप। कैसे 30 दिन में आप वो हो पाएगी? ईडी सीबीआई किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है आप देख रही हैं। पूरा देश 10 साल में देख रहा है कैसे कैसे विपक्ष के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को डरवाया धमका कर अपनी पार्टी में समर्थन ले लिया जाता है। हम उसके समर्थक नहीं है कि अपराधी शासन और मंत्री का कार्य करें। और वो जो अपराधी है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए उनको भी मौका मिलना चाहिए अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए। और सरकार को यह संवैधानिक संस्थाओं को नियंत्रण मुक्त कर देना चाहिए कि वो स्वायत्त शासी ढंग से, स्वायत्त शासी संविधान में उनको अधिकार मिला हुआ है, वो काम करें, तब जनता का सवाल नहीं होगा। और हेमंत सोरेन जैसे व्यक्ति को अनावश्यक जेल नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनके सरकार पर खतरा आ गई थी। और जनता के जो है लोकतंत्र के मजबूती के लिए अपना मत देती है, उसके भी महत्व को गैर महत्व न घोषित किया जाए। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। रविंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम।
रविंद्र जी देखिए, बात वहीं की वहीं आती है। बहुत जाएंगे हम डेप्थ में, तो अब डेप्थ में जाके हम करेंगे क्या? मुद्दा मुख्य रूप से आरोप एक बार आया अमित शाह का या भारतीय जनता पार्टी का, वो यही है कि नैतिकता अब कहां से दिख रही है विपक्ष को। तो पूरे विपक्ष की बात आ गई। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए सारी बातें बोली हैं, लेकिन विपक्ष पर सवाल आया कि आप लोग चाहते हैं कि जेल में बैठकर जो सरकार चला लें, उन्हें चलाने दीजिए। इसका जवाब जरूर दिया है चट्टोपाध्याय जी ने, लेकिन इसका एक समाधान निकालने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी का भी, क्योंकि इस पर एक ऑप्शन आया, पूरा विपक्ष था जिसने विरोध किया है। यह देखना पड़ेगा कि और मुख्य रूप से क्या आपत्ति है इसके अलावा जो इस चीज का इतना विरोध हुआ कि जेपीसी को गया। मैं 30 दिन की गाइडलाइन को बिल्कुल मानती हूं, इस पर प्रश्न है, समय नहीं मिलेगा। इस पर हेमंत जी ने भी अपनी बात रखी। और इसके अलावा कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर बिल्कुल भी इसका विरोध बंद नहीं होगा? मैडम, सबसे पहले तो ये माना जाए कि ये जो बिल लाया गया है ये एक इवेंट है। इसका भारतीय जनता पार्टी का नैतिकता से कुछ भी लेना देना है। उनकी नैतिकता के बारे में बताएंगे अभी। सबसे का जो इंटेंशन है कि बिहार के चुनाव को प्रभावित किया जाए, भविष्य में विपक्ष की सरकारों को डिस्टेबलाइज किया जाए। फिर एक डर है इनको कि बिहार चुनाव के बाद केंद्रीय सरकार अस्थिर हो सकती है, तो उनके जो दोनों बैसाखियां हैं, चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी, उनको धमकाया जाए और भविष्य में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया जाए। और ये कानून अपने में ही भारत की मूल भावना के, जो कानून की मूल भावना उसके विपरीत है। अभी एडवोकेट महोदय जानते होंगे इसको, क्योंकि हमारा कानून मानता है कि जब तक कि मुजरिम ना हो जाए, मतलब कि जब तक वो सजा याफ्ता ना हो जाए, तब तक वो निर्दोष है। तो अगर इन्होंने किसी को भी पद से हटा दिया 30 दिन बाद से, ये तो मूल भावना का विरोध हो गया। दूसरा, जो हमारा पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसकी धारा 8 है, उसके खिलाफ जाता है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि 2 साल के जिसको सजा होगी उसी को आप हटा सकते हैं। तो उससे पहले कैसे आपने हटा दिया 30 दिन के अंदर में? इन सब के विरोध में है। फिर जो सीआरपीसी थी, अब उसका नाम इन्होंने बीएनएसएस दे दिया है, उसमें ही क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो संज्ञेय अपराध हैं उसके लिए जो जांच का समय दिया गया है उसमें 60 दिन दिया गया आईओ को, और जो असंज्ञेय अपराध है उसमें 90 दिन दिया गया है। उससे पहले कैसे हटा दीजिएगा? आपका आईओ तो जांच करके बैठा ही नहीं, और केंद्र सरकार एक बिल ला के हटा देगी। अब आते हैं कि नैतिकता की बात। जो नैतिकता की बात, ऐसे अपराध के आरोप जब मोदी जी सीएम थे तब भी लगे थे, शिवराज जी थे तब भी लगे थे, योगी जी थे तब भी लगे थे। तब नैतिकता कहाँ गई थी? नैतिकता के आधार पर सीएम इस्तीफा दे दिया होता भाई आपने। और तब नैतिकता कहाँ गई थी? जब प्रधानमंत्री जी ने अपने हलफनामे, चुनावी हलफनामे, जमीन के बारे में झूठ बोला, शादी के बारे में झूठ बोला, शैक्षिक योग्यता के बारे में झूठ बोला, तब कहाँ गई थी नैतिकता? नैतिकता कहाँ गई थी? जब आपने हेमंता विश्व शर्मा को पार्टी में लेकर छूट दे दिया, तमाम इस प्रकार के, हसन मुश्रीफ को छूट दे दिया, अजीत पवार को छूट दे दिया, तब नैतिकता कहाँ गई थी? आप ही तो कहते थे ये सब अपराधी हैं, और आप ही ने इनको जगह दे दिया। आप क्या कहना क्या चाहते हैं? ये सब जेल में होते और मेरे ख्याल से आजीवन कारावास भोग रहे होते। और आपकी प्रथा रही है कि जिसको आजीवन कारावास कोर्ट ने दिया है उसको आपने छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी छोड़ा 2 लोगों को, और बिहार सरकार ने गुजरात दंगों के आरोपियों को छोड़ा था जिनको आजीवन कारावास। तो आपकी नीयत में शक है, सबसे पहला विषय है। अब आते हैं कि 2 बातें बहुत गलत बोली है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। इन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी जेल में चला जाएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। ऐसा कभी होता ही नहीं है। जब तक कि सजा याफ्ता नहीं होगा, मुजरिम नहीं बनेगा, नौकरी नहीं जा सकती है, सस्पेंड हो सकता है। फिर इन्होंने बोला कि 5 साल का अपराध, 5 साल का अपराध और 30 दिन। 5 साल का अपराध का 30 दिन से क्या लेना देना है? 7 साल, एक जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक सीमा बनाई है, 7 साल का अपराध या 7 साल से कम के अपराध, 7 साल से ज्यादा के अपराध में जल्दी जमानत नहीं दी जाती है। तो आप 7 साल का अपराध झूठी लिखवा दीजिए एफआईआर, तो उसको जमानत मत होने दीजिए, चाहे चार्जशीट भी दाखिल करवा दीजिए। नई चार्जशीट दाखिल होती है तो उसका आप इन्वेस्टिगेशन का समय बढ़ाते रहिए लेके। तो ये जो लाया गया है केवल अपने को शील्ड करने के लिए, विपक्षियों को डिस्टेबलाइज करने के लिए, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो जो भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है हम उसका बहिष्कार करते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया ही गलत है जो ये लेके आए हैं।
और इसको हम जनता तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचा के रहेंगे और बताएंगे कि ये कितने बड़े अपराधी रहे हैं, कौन सा अपराध जो इन लोगों ने नहीं किया, कौन से दंगे में इनकी सहभागिता नहीं है। गुजरात का दंगा हो तो, भिवंडी का दंगा हो तो, बुरहानपुर का दंगा हो तो, उत्तर प्रदेश में 7 दंगे हो तो, कहां पर इनकी अब नहीं है, तो इनकी तब नैतिकता कहां चली जाती है। इसलिए समाजवादी पार्टी विरोध करती है और जेपीसी का भी विरोध करती है। जी धन्यवाद। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। खेमचंद जी 1 सेकंड रुकिए, बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया लोकेश जी की आ जाए। लोकेश जी, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, ओवरऑल एक कंक्लूजन मैं पूछूंगी, और कंक्लूजन इसलिए क्योंकि बहुत हो गया अब, जब से ये बिल आया हंगामा हुआ, कॉपियां फाड़ी गई, बहस हो गई, तंज हो गए, नैतिकता की बात आ गई, नियत की बात भी आ गई, लेकिन अब आगे क्या? वेट करें जेपीसी का, वहां से क्या हो सकता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आने वाला फ्यूचर क्या इसका, क्योंकि विरोध तो इसका बहुत हो रहा है, और समझने की कोशिश करें तो देखिए कोई आम व्यक्ति के लिए बात नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा, कैसा भी हो जाएगा। सीधे सीधे एक स्टेट के मुख्यमंत्री और खुद अब प्राइम मिनिस्टर की भी बात आ गई है इसमें। देखिए राखी जी, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे सबसे आखिरी में बोलने का मौका दिया। तो अमूमन क्या होता है कि सबको सुनने के बाद में पॉइंट्स काफी होते हैं हमारे पास में, और मैं कंक्लूड ही करूंगा। ठीक है, मैं भी सुन रहा था हमारे सहभागियों को जो हमारे साथ में थे। तो ये समस्या की जो पूरी जड़ है, अगर आप देखेंगे वो क्या है, वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तब 395 अनुच्छेद थे, उसके बाद में संशोधन होते रहे। हमारे माननीय जो हमारे एडवोकेट जी हैं हेमंत जी, उन्होंने बताया कि 130वां ये संशोधन अधिनियम आया है और इसके ऊपर फिर जेपीसी में चला गया। आप देखिए, अमेरिका जैसा देश, इतना बड़ा देश है ना, वहां पे भी संविधान है, लेकिन वहां का संविधान रिजिड है, वहां इतने संशोधन नहीं होते। तो क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका में कार्य नहीं होता? नंबर 1 चीज। दूसरा, अगर ऐसा देश, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं जहां पे संविधान ही ना हो, जो हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने लिया है कहां से, ब्रिटेन से, वहां तो संविधान ही नहीं है, वो तो चार्टर पे चलता है, और दोनों ही देश अपने आप पे संपन्न है। ठीक, अब होता क्या है राखी जी, इसमें पिसता कौन है यहाँ पर? आम जनता पिसती है। देखिए, हमारी आम जनता बहुत भोली भाली जनता है, उसे ये सब चीजें नहीं समझ आती, इसलिए मैं बहुत आम जन की भाषा में बात करने में बिलीव करता हूं। अब ये पूरी स्थिति राखी जी उल्टी होती है डिबेट की, अगर देश के अंदर कांग्रेस सरकार होती तो वहां पर बीजेपी जो है इसका विरोध कर रही होती और कांग्रेस इसका सपोर्ट कर रही होती। ठीक है, ये हमारे संविधान की विशेषता भी कह लीजिए आप, है ना, और हमारी भोले भाली जनता को जो है बेवकूफ बनाने का तरीका है, वो भी कह लीजिए आप। अब जैसे मैं सुन रहा था हमारे साथी को, उन्होंने कहा कि सरकारी जॉब में आने से या उनके ऊपर कुछ हो जाता है तो उनको जॉब छोड़नी पड़ती है। मैं कह रहा हूं कि इसी को लेके एक और संशोधन किया जा सकता है। अगर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं तो वो 131वां संविधान अधिनियम भी लिया है मेरे कहने पे। उसमें क्या है, जो एलिजिबिलिटी है ना, हम सभी लोग जानते हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं कि एमएलए एमपी बनने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, 25, 30 और 35 अलग अलग जगह पे आयु होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब राकेश जी, होता क्या है कि एक सरकारी कर्मचारी, एक अगर चपरासी भी आपको बनना है, और अगर आप शासकीय सेवा में हैं और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो शासकीय पद क्या माना जाता है? लाभ का पद माना जाता है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर पार्षद है और पार्षद रह के अगर वो एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता है, तो पार्षद रह के चुनाव लड़ सकता है, उसके दोनों हाथ में लड्डू है। अगर वो एमएलए का चुनाव हार गया तो पार्षद तो है ही, है ना। और उसके साथ साथ अगर कोई सरकारी कर्मचारी, मान लीजिए कोई कांस्टेबल है या कोई प्यून है, लेकिन अगर उसे क्या करना है, पार्षद का चुनाव लड़ना है, पहले आप नौकरी छोड़ दीजिए। ये पार्शियलिटी है, इसको पार्शियलिटी बोला जाता है, ठीक है ना, कि ये जो बिल लाके आए इसको पार्शियलिटी। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी बनाई जाए कि अगर कोई पार्षद चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे पार्षद के चुनाव से, पार्षद के पद से इस्तीफा देना पड़े, और इस्तीफा पास होने के बाद में एमएलए का चुनाव लड़े। और अगर वो एमएलए का चुनाव हार जाता है तो फिर से उसके लिए जो है क्या हो, आपके चुनाव हो, तब जाके आप कहेंगे इक्वालिटी आएगी। तो ये हमारे देश की जो भोली भाली जनता है उनके लिए है कि यहां पर आपका फायदा नहीं है, ना किसी का नुकसान है। अब दूसरी बात कि अपराध के मामले में अगर हम लोग देखें तो जो अपराधी जेल गए हैं, आप खुद आपकी रिपोर्ट में अगली बार इस पर डिबेट करेंगे हम लोग, कि जो अपराधी गए हैं या जिनके ऊपर अपराध, उसमें से कितने बीजेपी के थे। अभी पूरे 10 सालों में कितने बीजेपी के सीएम्स के ऊपर जो है मामले आए। मतलब इसका मतलब यह है कि सारे बीजेपी के सीएम्स जो हैं वो अपराध नहीं करते हैं। अब
आप मुझे बताइए, देश तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और आप कह रहे हैं कि अपराधी जेल से काम कैसे कर। जेल में अगर अपराधी है तो वो तो गिल्टी साबित हो गया ना, तो स्वाभाविक सी बात है उसके लिए इस्तीफा है। और बहुत सारे मुख्यमंत्री जो है ना, वो खुद कहते हैं कि अगर हम लोगों ने कार्य किया हम इस्तीफा देने को तैयार है। अब आगे क्या होता है कि जेल से सरकार चलाने की जो बात चल रही है, मैं कह रहा हूं कि आपने 30 दिन का पीरियड दे दिया है। आप कोशिश ये करें कि अगर ऐसे अधिकारी जिसमें ईडी भी शामिल है, अगर वो किसी मुख्यमंत्री के ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे थे, कि आज की कंडीशन में इल्जाम लगाना बहुत आसान है ना, आप मुझ पे लगा सकते हो, मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा सकता हूं, सबके पास में ऑटोनॉमी है। अब वो साबित होने की बात है कि वो साबित कब होता है। लेकिन अगर मान लीजिए 30 दिन तक मेरे ऊपर वो इल्जाम साबित नहीं, और 30 दिन का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करेंगे आप? ठीक है, उसके लिए क्या प्रावधान रखा आपने? कोई सजा का प्रावधान है देश में कि अगर इस तरह से होता है तो हम उस फला अधिकारी को या तो उस पद पे नहीं रहने देंगे, लोकेश जी, या कुर्सी चली जाएगी, इससे बड़ी और क्या सजा चाहिए? कुर्सी चली जाएगी किसी सीएम की, इससे बड़ी और क्या सजा होगी? चली जाएगी सारी चीज। तो कहने का मतलब पूरा कंक्लूजन हमारी आम जनता के लिए ये है कि देखिए, अपने आप को जैसे कर्ण के पास होता था कि जैसे उसके ऊपर कोई तीर चलाता था तो कुंडल कवच जो है उसकी क्या करते थे, रक्षा करते थे, है ना। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि जो ये अधिनियम लाया जाएगा, अभी तो खैर जेपीसी में गया है ये, है ना, तो उससे कुल मिला के फायदा रूलिंग गवर्नमेंट जो है उसको देखना। मतलब राजनीति तो यही बता रही है, जो पॉलिटिकल मेरी थोड़ी बहुत समझ है वो यही बता रही है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर ये बिल कांग्रेस लेके आती तो कांग्रेस का समर्थन करती और बीजेपी इसका विरोध करती। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि अगर देश में हमें सच में ऐसे नेता चाहिए तो आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है उसको ठीक करें, दूसरा जो एलिजिबिलिटी है आप उस पर काम करें। और यकीन मानिए राकेश जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ही बात को बोल रहा हूं कि एक लाभ का पद जो शब्द है संविधान में, जिसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, आप केवल उसको एड ऑन कर दीजिए ना। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए उस लाभ के पद को एड ऑन कर दीजिए और उनसे कहिए कि अगली बार आप चुनाव लड़ें। आप देखिएगा कि 50% से ज्यादा जो चीजें हैं वो सुधर के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, सुझाव बहुत अच्छा है, करने के लिए माननीय हैं और बिल भी माननीय ही लाए हैं, और जेपीसी के पास जो गया है वो भी माननीय है, वो सबसे बड़े माननीय है कि वहां से क्या आएगा। तो सब चर्चा जो उलझी हुई है वो माननीयों के बीच में है, तो अब इसका रिजल्ट ही तो निकालने हम बैठे कि अब इस पर आगे होगा क्या। खैर, अब बिना किसी सवालों के बहुत सारे लोग कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। खेमचंद जी। देखिए, सभी के सजेशंस आए हैं और सबको अपनी बात रखने का हक है, चाहे वो विपक्ष हो, पक्ष हो, एक्सपर्ट्स हो। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि सरकार अच्छी नीयत से इस बिल को लेके आई है और इस बिल की जरूरत है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि भाई अभी तो जेपीसी में गया है, हो सकता है कि 30 दिन की लिमिट को 2 महीने किया जाए, 2.5 महीने किए जाए, जो भी वहां पे फैसला होगा डिस्कशन के बाद, और इसमें सजेशंस लिए जाएंगे। आपकी जो डिबेट है वो भी सजेशन के तौर पे जेपीसी को भेजी जा सकती है। हजारों लाखों की संख्या में सब लोग अपनी अपनी बातें जेपीसी को देंगे और जेपीसी में उन सब पे डिस्कशन होता है, समराइज होता है, और उसको फिर माननीय जो सांसद हैं उनके सामने रखा जाता है, जेपीसी की टीम के सामने, और फिर जेपीसी उसमें अपने सजेशंस को इनबिल्ड करती है। ये अच्छी नीयत से लाया हुआ बिल है। अब इसमें टेक्निकल 30 दिन की लिमिट को कुछ बढ़ाना है, कम करना है, ये सारी चीजें टेक्निकल चीजें, मेरे को ऐसा लगता है कि वो जेपीसी में रिफाइन हो जाएंगी। लेकिन बिल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एमएलए और एमपी है तो उसको गारंटी है कि उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री है तो उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक कानून, एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, चाहे वो आमजन है, चाहे वो नेता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है या वो गांधी परिवार का नेता है। तो ये जरूरी है, तभी सिस्टम में विश्वास लोगों का वापस आएगा, और लोगों का विश्वास सिस्टम में रहे, ये डेमोक्रेसी का बहुत ही जरूरी अंग है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो वो कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र जरूर बयान दे रहे थे, मैं आपको बता दूं आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे नहीं लगा। आपने पूरी ताकत लगा ली कि जो गुजरात दंगे हैं उनमें आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को फंसा दिया जाए, लेकिन आप नहीं फंसा पाए क्योंकि उनकी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। वो अच्छी नीयत से लोगों की सेवा कर रहे थे, लगातार सेवा कर रहे थे, इसीलिए आपके भरसक प्रयास के बावजूद आप उनको, मैं यही तो कहता हूँ
कि कितना भी अपोजिट केंद्र में सरकार हो, क्या ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जेल में डाल पाए? पूरी ताकत लगा ली, खूब फैब्रिकेटेड रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की। ठीक है, लेकिन जब आपकी बात में सच्चाई है तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं वैसा ही मानता हूँ कि अगर इनके नेता सही हैं तो कोई भी उनको जेल नहीं डाल सकता। देखिए, अगर वो गलत है, एक बात और भी है, है। हाँ खेमचंद जी, ठीक है, एक बात और भी है, और वो ये है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, चाहे पीएम मोदी हो या कोई भी हो, पहले, अभी, बाद में, फ्यूचर जो भी होगा, देखिए पहली बात तो उन पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड आ जाए या कोई अपराध कर दें या उनकी गिरफ्तारी हो जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उनको तो इस क्राइटेरिया से बाहर रख देते हैं हम कि ठीक है, उन्होंने वो लाए हैं कि यदि ऐसा कोई करता है तो इस 30 दिन के क्राइटेरिया में आए, पर ये इतना आसान और इतना बहुत ईजिली इतना संभव नहीं है कि ये चीज़ें हो जाएंगी। हेमंत जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। राखी जी, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ किसी भी मिनिस्टर को या सीएम को जेल भेजने वाला विधेयक नहीं है। ये 3 विधेयकों का सम्मिलित रूप है, जिसके अंतर्गत केंद्र शासित जो यूनियन टेरिटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है 1963 एक्ट, उसके अंदर भी अमेंडमेंट है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो 2019 है, उसके अंदर अमेंडमेंट है। तीसरा आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और दिल्ली के लिए जो अधिनियम बना हुआ है आर्टिकल 239AA, उसका एक मिला जुला रूप है। अभी मेरे एक साथी बोल रहे थे कि जेल में जाने का मतलब ही गिल्टी प्रूफ होना है। नहीं, जेल में जाने का मतलब गिल्टी प्रूफ होना नहीं होता है। जेल में 2 तरीके के कैदी होते हैं, एक यूटीपी जिनको हम अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बोलते हैं, जिनके ऊपर जब कभी तक अपराध सिद्ध नहीं होते, परंतु उनको भी जेल में भेज दिया जाता है ताकि वो एविडेंस के साथ में छेड़छाड़ ना कर सके या विटनेसेस को मैनिपुलेट ना कर सके। दूसरे इस तरीके के अपराधी होते हैं जो सजा याफ्ता होते हैं, जिनको कन्विक्टेड प्रिजनर बोलते हैं। तो अगर आपने एक यूटीपी को भी 30 डेज से ऊपर रख दिया तो उसको भी अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा। तीसरी चीज, किसी के ऊपर इल्जाम लगा पाना हमारी कंट्री के अंदर बड़ा इजी सा वे होता है कि कोई भी व्यक्ति उठकर आ जाता है और वो किसी के ऊपर एलिगेशन लगा देता है, उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाती है, परंतु उस मामले के अंदर बेल मिल पाना, चूंकि सेशन कोर्ट से बेल मिल पाना बहुत मुश्किल काम होता है और उसके लिए हाई कोर्ट या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, जो अपने आप में एक जटिल और एक लेंथी प्रोसीजर हो जाती है। चौथी बात, अगेन मैं दोबारा से बोलूंगा कि हमारे जो जुडिशरी कोर्ट है, जो हमारे माननीय न्यायालय, वो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। उनके पास में केसेस की इतनी ज्यादा बहुतायत है कि वो किसी भी मामले को 30 दिन के अंदर निपटा पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। ठीक है। और एक छोटे से मामले के अंदर भी वो बेल नहीं दे पाते हैं, तो इस तरीके से जिनमें 5 साल या 7 साल की सजा के प्रावधान है, उन मामलों के अंदर उनके लिए बेल दे पाना 30 दिन के अंदर बड़ा मुश्किल सा काम है। तो सरकार को अभी इस विधेयक के ऊपर बड़ा अपने आप में एक नफातुला डिसीजन लेना चाहिए और इसके ऊपर बहुत सोच समझ के इसको जेपीसी के बाद में रिप्रेजेंट दोबारा से करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है, इंतजार होगा कि वहां से क्या आता है जेपीसी से। फिलहाल तो इस पर बवाल जारी है और सवाल भी इस पर लगातार खड़े हो ही रहे हैं। देखिए इस पर क्या अपडेट आता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, संसद में पेश हुए 3 विधेयक ऐसे हैं जिन पर लगातार तकरार जारी है। जेपीसी के पास ये पूरा मामला पहुंचा है, लेकिन एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इसको दोबारा से प्रेजेंट करने की जरूरत है। बहुत सारी खामियां हैं जिसको विचार सरकार को भी करना है और आप सारी चीजों पर मंथन करके जेपीसी को रिप्रेजेंट दोबारा करिए। लेकिन फिलहाल जो चीजें गई हैं वहां से जेपीसी का क्या रुख आता है, ये भी पहले देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।